यस, सपने देखने का अधिकार पहला मौलिक अधिकार होना चाहिए। आरोप में फंसे नेताओं या दलों को अक्सर कहते सुना जा सकता है, जनता की अदालत में फैसला होगा। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि तो है, लेकिन उसका हर फैसला शाश्वत सत्य नहीं होता। इसीलिए तमाम संस्थाएं बनाई गई हैं। फिर जनमत धारणा से बनता है और धारणा निर्माण के टूल्स के रूप में नेता, उसकी भाषण कला, उसकी नीतियां यानी वादों पर जनता का भरोसा होता है। किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों का सत्य धारणा का मोहताज नहीं होता। उसके लिए कानून, उसे अमल में लाने वाली संस्थाएं और आरोप का सत्य सिद्ध करने वाली न्यायपालिका अपना काम एक जटिल और विशेष ज्ञान की व्यवस्था के तहत करती है, जिसे अपराध न्यायशास्त्र कहा जाता है। लिहाजा शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम का यह दावा कि वह जनता की अदालत जाएंगे, एक गंभीर तार्किक दोष है। संविधान में ऐसी किसी भी अदालत का जिक्र नहीं आता। फिर सीएम को याद होना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि उनकी पार्टी को जिताएं तो वह जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें सभी 7 सीटों पर हराया। तो क्या यह माना जाए कि 3 माह पहले वह जनता की अदालत से हार चुके हैं? इसी जनता ने उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में जबरदस्त समर्थन दिया, लेकिन लोकसभा चुनावों में वही समर्थन नहीं मिला। सीएम जनता का कौन सा फैसला उनकी अपराध मुक्ति का फैसला मानेंगे? इमरजेंसी लगाने से लोग कांग्रेस और इंदिरा गांधी से नाराज थे, लिहाजा पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कुछ महीनों में ही जनमत एकदम उल्टा आया और कांग्रेस सत्ता में आई। तो कौन सा सत्य जनता की अदालत का माना जाए? नेताओं को अपने को निर्दोष बताने के लिए अच्छा तर्क देना होगा, क्योंकि जनता की तर्क शक्ति बेहतर हो रही है। सरकार की नीतियों पर पिछले दशक में जो भी बहसें हुई हैं, उनमें मजबूत विश्लेषण का जमकर प्रयोग किया गया है, लेकिन मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में सवाल यह है कि क्या यह सच में ऐसा है? अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप यही कहेंगे कि इस सरकार ने मणिपुर मसले पर मजबूती से कार्रवाई की है। वहीं सरकार के आलोचक इस मसले को इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताएंगे। लेकिन हम अगर यह कहें कि इस सवाल का जवाब इन दोनों विचारों से अलग है, तब आप क्या कहेंगे? और यहाँ यह घिसा-पिटा तर्क भी नहीं पेश किया जा रहा है कि इन दोनों विचारों में कुछ न कुछ सच्चाई तो है ही। उपरोक्त सवाल का जवाब यह है कि मणिपुर मसला इस क्षेत्र को लेकर भाजपा की जापानी मार्शल आर्ट
मार्का राजनीति का इस्तेमाल करते हुए शासन चलाने की अनूठी मिसाल है। इसमें अगर पहचान की कोई छोटी सियासत चुनौती के रूप में सामने आती है तो उसका मुकाबला पहचान को लेकर एक बड़ी सियासत से किया जाता है। युद्ध कला में आप प्रतिद्वंद्वी की ताकत और शारीरिक रचना का ही इस्तेमाल करके उसे हराते हैं। भाजपा के मुताबिक मणिपुर में अभी काम जारी है, लेकिन जो काम हो रहा है उससे हालात सुधरे नहीं और बिगड़े ही हैं। फिर भी पार्टी काम जारी रखने पर आमादा है। उसके विचार से कांग्रेस ने उत्तर पूर्व और खासकर जनजातीय राज्यों में पिछले दशकों में पहचान की सियासत में भारी भूल की। विराम इस तरह की बातें मैं उत्तर पूर्व में काम कर चुके आरएसएस के कई नेताओं से ही नहीं बल्कि भाजपा के भी कुछ नेताओं या सरकार के कुछ लोगों से भी सुन चुका हूँ, जो अब भी वहाँ की जा रही कार्यवाही से कम दूर से भी जुड़ने को राजी हैं। विराम कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने आग का मुकाबला आग से नहीं किया। विराम उसने जनजातीय समूहों और ईसाई प्रभावों को मजबूत होने दिया। अलगाववाद को कुचलने के लिए केंद्रीय ताकत का इस्तेमाल तो किया, मगर राजनीतिक रूप से स्थानीय तत्वों को छूट दी। विराम और यह नीति भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कांग्रेस की दोषपूर्ण समझ का नतीजा थी। वह हिंदू धर्म और व्यापक हिंदू बहुमत को इस राष्ट्रीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति से काटकर रखने के लिए इतने प्रतिबद्ध थी कि उसने कई गहरे जख्मों को और गहरा होने दिया और भारत को उसकी संकटग्रस्त उत्तर पूर्वी सीमाएं सौंप दी। विराम हम इस तर्क को और सरल रूप में पेश करते हुए कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए छोटी एवं स्थानीय पहचानों की सियासत की और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके ये समस्याएं हमारे लिए छोड़ दी। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विविधता काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन अगर उसे हम हिंदू नज़रिए से देखेंगे तो वह राष्ट्रहित के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी गहरी समस्या को दूर करने में समय लगता है। इस बीच कुछ झटकों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्टॉप।